हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम एमपी पीएससी 2025 के लिए एमपी जीके की एक स्पेशल सीरीज आपके लिए लेके आए थे, जिसमें हम मेनली एमपी पीएससी द्वारा आयोजित प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में एमपी के जो प्रश्न पूछे गए उन्हें डिटेल के साथ समझ रहे हैं। तो आज हमारी सीरीज का 5वां लेक्चर है। कभी आपने प्रीवियस 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप सभी को पता है एमपी पीएससी द्वारा 40 से लेकर 45 प्रश्न सीधे एमपी से पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह सीरीज आपके लिए तैयार की है। तो दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की लेक्चर या आज का जो टॉपिक है 5वां, उसका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मालवा के पठार की ढाल अपवाह किस दिशा में है। यानी क्या बोल रहे हैं, मालवा पठार का ढाल अपवाह किस दिशा में है। यानी वह जानना चाह रहा है कि जो मालवा का पठार है और मालवा के पठार से जिन नदियों का उद्गम होता है वह नदियाँ किस दिशा की ओर बहती हैं। तो आप सभी को पता है कि मालवा के पठार से जितनी भी नदियाँ बहती हैं निकलती हैं, उन सभी का जो अपवाह है वह उत्तर दिशा की ओर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, उत्तर। देखिए, आइए समझते हैं कैसे। तो आपने मालवा के पठार की प्रमुख नदियों के बारे में सुन रखा होगा कि सर मालवा के पठार की जो प्रमुख नदियां हैं हमारे यहाँ, जैसे कि चंबल है जो कि इंदौर से निकलती है और किस दिशा में जाती है, उत्तर दिशा में जाती है। राजस्थान में जाने के बाद उसकी दिशा किधर, पूर्व की ओर बढ़ जाती है, परंतु किधर जा रही है, उत्तर दिशा में। फिर हम सिप्रा देखते हैं, जो मालवा पठार की प्रमुख नदी, वहाँ भी उत्तर दिशा में बहते हुए किस में मिलती है, चंबल नदी में मिलती है। काली सिंध जो कि देवास से निकलती, वहाँ भी उत्तर दिशा में बहती है। फिर इधर पार्वती जो कि सीहोर से निकलती, सीहोर के आष्टा से, और उत्तर दिशा की ओर बहते हुए किस में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती। तो देखिए, यहाँ जो 4 प्रमुख नदियाँ हैं वह कहाँ से निकल रही हैं, तो वह मालवा के पठार से उद्गमित होती हैं। और यह सभी नदी किस में जाके मिल रही है, चंबल नदी में जाके मिल रही हैं। और किस दिशा में बहती हैं, तो उत्तर दिशा में यह नदियाँ बहती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सर सभी नदी किस में, उत्तर दिशा में बहती हैं। ऐसा कुछ आपको लॉजिक लगा के आना पड़ेगा, क्योंकि यह सभी बातें एक टीचर नहीं पढ़ा सकता है, परंतु जब हम नदियाँ पढ़ते हैं तो नदियाँ का जो प्रवाह होता है वो ढलान की ओर होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो जब जो मालवा के क्षेत्र से जो नदियाँ निकलती हैं वह अधिकतर किस तरफ जाती हैं, तो उत्तर दिशा की ओर उनकी ढलान है। तो इससे भी आप लॉजिक लगाएंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, सामाजिक शोध संस्थान की बात करते हैं तो यह एक प्रकार का संस्थान है जहाँ पर मानव अधिकार, जनजाति के अधिकार, बच्चों की शिक्षा आदि से संबंधित कार्य किए जाते हैं। और इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, उज्जैन में है। अब हम कुछ और संस्थान देख लेते हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित है, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक संस्थान। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक संस्थान यह जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है, महू में स्थित है, आपको याद रखना है। फिर और महात्मा गांधी राज्य विकास संस्थान, यह मेनली कहाँ पर है, तो यह सर जबलपुर में स्थित है, ठीक है। फिर हम देखेंगे अटल बिहारी सुशासन व नीति विश्लेषण संस्थान। एमपीपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा भी है। तो यह कहाँ पर है, भोपाल में। आपको अधिकतर संस्थान कहाँ पर देखने को मिलेंगे, भोपाल में, परंतु जैसे डॉक्टर अंबेडकर तो महू में है, महात्मा गांधी राज्य विकास संस्थान जबलपुर में, सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, तो ऐसे संस्थान जो भोपाल में स्थित नहीं है उनके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। आप अधिकतर में तुक्का लगा देंगे भोपाल, परंतु यहाँ कुछ अलग था। तो आपको पता होना चाहिए कि जब पीएससी पूछता है तो कुछ हटके पूछता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या था, उज्जैन था। अब आइए हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, निर्गुणी संत सिंगाजी का जन्म कहाँ हुआ था।
तो दोस्तों जो सिंगा जी थे वह कबीर पंथी उन्हें कहा जाता है और इन्हें निमाड़ का कबीर के नाम से भी जानते हैं। किसे? निमाड़ का कबीर भी इनको कहते हैं। ठीक है। जो संत सिंगा जी का जो जन्म हुआ था वह बड़वानी जिले के खजूरी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बड़वानी जिले के खजूरी में हुआ था। आप सभी को यह बात याद रखना है। इनका जो समाधि स्थल है वो वर्तमान में कहाँ पर है? हरसूद खंडवा में है। कहाँ पर है? हरसूद खंडवा में इनका समाधि स्थल है, जो कि नर्मदा के बैक वाटर में बना हुआ जो इंदिरा गांधी सागर डैम था उसका बैक वाटर है, वहाँ पर इनका समाधि स्थल है। इनके द्वारा कुछ रचनाएं लिखी गई, उन रचनाओं के बारे में भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि साखी एक बार पूछी MPPSC ने, फिर 12 मासी एक बार पूछी है, 15 तिथि पूछी है, 7 बार। तो यह प्रमुख कृतियाँ किसकी हैं? तो संत सिंगा जी की हैं। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। कभी MPPSC में 2 नंबर में पूछता है तो आप इन सभी पॉइंट को ज़रूर लिख के आइएगा, आपको ज़रूर पूरे नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मेघनगर एवं जग्गाखेड़ी विकास केंद्र किस औद्योगिक क्षेत्र में है? तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बेसिकली 7 औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं। तो 7 में एक है इंदौर, फिर दूसरा है जबलपुर, फिर तीसरा है भैया भोपाल, फिर जैसे चौथा आप समझ लीजिए अपना कौन सा? उज्जैन के बाद रीवा बनाया गया है, ग्वालियर बनाया गया है। ऐसे करके उन्होंने कितने? 7 औद्योगिक केंद्र बनाए हैं। 7 औद्योगिक केंद्र में से बात आती है मेघनगर और जग्गाखेड़ी की। तो जग्गाखेड़ी भैया बहुत फेमस जगह है जो कि मंदसौर में पड़ती है। चर्चाओं में क्यों रहा था? क्योंकि जो भारत सरकार की मेगा फूड पार्क योजना है, कौन सी? मेगा फूड पार्क योजना, उसके तहत जो दूसरा मेगा फूड पार्क लगाया जाएगा वो कहाँ पर लगाया जाएगा? जग्गाखेड़ी में लगाया जाएगा। और यह स्थल कहाँ पर है? मंदसौर में स्थित है। ठीक है। फिर मेघनगर की बात करते हैं तो मेघनगर भी बहुत चर्चाओं में रहता है और यह कहाँ पर है? झाबुआ जिले में स्थित है। ठीक है। तो आप देखते हैं कि झाबुआ किस में आता है? तो सर झाबुआ आता है हमारा इंदौर संभाग में। मंदसौर किस में आता है? सर उज्जैन संभाग में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इंदौर व उज्जैन क्षेत्रों में आता है। देखिए मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा 6 जो औद्योगिक केंद्र वह विकसित की जा रहे हैं। उनकी ट्रैक है MP3, यानी M भी 3 बार आएगा और P भी 3 बार आएगा। ठीक है। M से पहले आ जाएगा, इधर लिख देता हूँ, M से जो पहली बार आएगा एक मिनट देख लेते हैं अपन। मिटता है कि नहीं मिटता है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। एक होता है मेघनगर, दूसरा होता है मालनपुर और तीसरा होता है मनेरी। जो मेघनगर है वो झाबुआ में है, मालनपुर है जो भिंड में है, मनेरी जो है मंडला में है। और यहाँ पर 3 P में एक है पीथमपुर, आप सभी को पता है धार में है। फिर एक आएगा पुरेना जो कि पन्ना में है। फिर एक है पीलूखेड़ी जो कि राजगढ़ में है। तो यह 6 के बारे में ज़रूर आपको याद रखना है। तो कितने सारे फैक्ट हमने कवर किए। अब आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? क्या पूछ रहा है? वन अनुसंधान संस्थान। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2-3 पॉइंट आते हैं जिसके कारण आप कन्फ्यूज़न होते हैं। एक है प्रबंधन संस्थान। क्या है? प्रबंधन संस्थान है, यानी मैनेजमेंट यहाँ पर फॉरेस्ट का होता है। ठीक है। एक होता है अनुसंधान संस्थान, जहाँ पर क्या होता है कि सर रिसर्च के काम होते हैं मेनली, या अनुसंधान के काम होते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड। अब देखिए मध्य प्रदेश में सेंट्रल लेवल यानी केंद्र सरकार का, साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के प्रबंधन संस्थान भी है, साथ साथ अनुसंधान संस्थान भी है। परंतु यहाँ पर अनुसंधान संस्थान की बात की तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो जो राज्य वाला है वो कहाँ पर है? जबलपुर में है। समझ में आया? रिसर्च सेंटर।
फिर वन अनुसंधान संस्थान जो सेंट्रल लेवल का है वहाँ भी कहाँ पर है, जबलपुर में। तो अनुसंधान संस्थान दोनों आपको जबलपुर में देखने को मिलेंगे। फिर जब प्रबंधन संस्थान की आएगी बात, तो भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वहाँ देखने को मिलेगा भोपाल में। फिर बात आएगी राज्य वन प्रबंधन संस्थान की बात आएगी, तो वहाँ हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, बालाघाट में देखने को मिलेगा। तो यह सभी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न आपके होते थे उनको क्लियर किया। तो राज्य वन अनुसंधान संस्थान की बात है तो कहाँ पर होगा, जबलपुर में होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। जो राज्य वाला अनुसंधान संस्थान है वह कब बना है, 1983 में बनाया गया है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। फिर जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है उसे 1982 में बनाया गया है, किस देश की सहायता से, स्वीडन देश की सहायता से बनाया गया है। यह भी MPPSC ने पूछा है तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम हमारे अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कौन से माह में दर्ज किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि सर्वाधिक तापमान हमारे यहाँ मई में रहता है। मई में गर्मी बहुत तेज़ी से पड़ती है। और सर्वाधिक दैनिक तापांतर यानी ताप में अंतर कैसे कि सर सुबह अलग तापमान होता है, शाम को अलग तापमान होता है। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर हमें किस महीने में देखने को मिलता है, मार्च महीने में देखने को मिलता है, याद रखना। फिर सर्वाधिक तापमान वाले स्थानों की हम बात करते हैं तो देखिए, पहले गंजबासौदा बहुत चर्चाओं में रहता था। गंजबासौदा में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, जो कि कहाँ पर है, विदिशा में। यहाँ 1900 के समथिंग का डाटा है। जो नया डाटा है वह क्या है, नए डाटे के अनुसार नौगांव, कहाँ पर, नौगांव, जो कि किस में पड़ता है, छतरपुर में पड़ता है। यहाँ पर 2013 में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया था। तो दोनों में से कोई भी आता है आपको याद रखना है। कभी नौगांव आता है तो आपको नौगांव लगा के आना है, कभी गंजबासौदा आता है तो आपको गंजबासौदा लगा के आना है। और गंजबासौदा कहाँ पर है, विदिशा में है, ये बात भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन काल में किस नदी को अवंती नदी के नाम से जाना जाता था। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा उज्जैन है उसका पुराना नाम क्या था, अवंती था। तो अवंती जो शहर का नाम होगा, वहाँ पर जो नदी बहती होगी उसे ही किस नाम से जाना जाता होगा, शिप्रा नदी के नाम से जाना जाता होगा। तो शिप्रा नदी को ही क्या बोलते थे, अवंती नदी बोलते थे। तो इसका राइट आंसर है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी की जब हम बात करते हैं तो शिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इंदौर की काकरावर्डी पहाड़ी से क्या होता है, उद्गम होता है शिप्रा नदी का। और यह चंबल नदी की सहायक नदी है, ये बात भी आपको याद रखना है। और शिप्रा नदी की जब हम सहायक नदियों की बात करेंगे तो हमें गंभीर नदी देखने को मिलेगी, और साथ साथ हमें कान नदी देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि कहाँ पर, इंदौर ज़िले से निकलती है। तो दोनों के बारे में भी आपको याद रखना है। शिप्रा नदी के बारे में भी याद रखना है कि शिप्रा नदी का पूर्व नाम क्या था, अवंती नदी उसे कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ पर है। देखिए, इसका जो पूरा नाम है वो है गजानंद माधव मुक्तिबोध। क्या है, गजानंद माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ। अब भैया हमें मुक्ति कहाँ पर मिलेगी, सर सागर में जाएंगे तभी हमें मुक्ति मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बनाया गया था। तो हमें मुक्ति कहाँ पर मिलेगी, सागर में मिलेगी। तो गजानन माधव मुक्तिबोध कहाँ पर हो जाएंगे, सागर में। अब फिर आता है प्रेमचंद्र पीठ। तो इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता है, सागर होगा। फिर प्रेमचंद सृजन पीठ की बात आती है, तो प्रेमचंद जो सृजन पीठ है वो कहाँ पर है, भोपाल में। सर भोपाल के लोगों से हमें बहुत प्रेम है, इसलिए सृजन पीठ कहाँ पर हो जाएगी, भोपाल में हो जाएगी। फिर देखिए, आदि शंकराचार्य सृजन पीठ हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो सर ओमकारेश्वर खंडवा में, क्योंकि हम सभी को पता है जो शंकराचार्य जी थे वहाँ ओमकारेश्वर से संबंधित थे। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर देखिए, सुभद्रा कुमारी पीठ, सुभद्रा कुमारी सृजन पीठ हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो जबलपुर में देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान थी, उनका जो कर्मस्थली थी वह कहाँ थी, जबलपुर थी। फिर देखिए, परशुराम पीठ हमें कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो परशुराम पीठ सर जाना पाव इंदौर में हमें देखने को मिलने वाली है। तो यह सभी पॉइंट आपको याद रखना है। कितने सारे पीठ बता दिए, इन्हीं से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों, कल सर ने FLT हमने लाइव की थी, कभी आपने FLT नहीं दी है तो हमारी PSC by DC सर की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उसे ज़रूर लगाइए। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। कल ही मैंने आपको मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र के बारे में बताया था कि मध्य प्रदेश में सर 2 कोयला क्षेत्र है, एक है मध्य भारत कोयला क्षेत्र और दूसरा है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र।
जो मध्य भारत कोयला क्षेत्र है वहाँ मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, और सतपुड़ा मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत जोहिला, उमरिया, फिर जैसे सिंगरौली आदि कोयला क्षेत्र आते हैं। ठीक है, दक्षिण की बात करेंगे तो इसमें कानन नदी, पेंच नदी, पाथरखेड़ा आदि कोयला क्षेत्र आते हैं। कल मैंने पाथरखेड़ा के बारे में आपको बताया था जब मैं आपको ताप विद्युत केंद्र बता रहा था। तो हर चीज़ क्या हो रही है बेटा, कनेक्ट हो रही है। मेरा यही मानना है, इस सीरीज़ को आप अच्छे से देखिए। तो देखिए, सतपुड़ा में पाथरखेड़ा भी मैंने आपको सारणी में बताया था, कानन घाटी भी, पेंच घाटी भी मैंने आपको बताई थी। तो जो जोहिला घाटी है वो किस क्षेत्र का हिस्सा है, तो वहाँ मध्य भारत कोयला क्षेत्र का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोहिला। लॉजिक भी लगाते तो जोहिला नदी किस नदी की सहायक है, तो सर सोन नदी की सहायक है, आपने पढ़ाया था। और सोन नदी की सहायक होने के कारण यह क्षेत्र कहाँ पर चला जाता है, पूर्वी मध्य प्रदेश में चला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जोहिला घाटी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। तो देखिए, बुंदेलखंड बोल लो या बुंदेला राजा बोल लो। ठीक है, तो बुंदेला राजा एक बहुत प्रतापी राजा हुए, रुद्र प्रताप सिंह देव। कौन हुए, रुद्र प्रताप सिंह देव हुए। उनके द्वारा ओरछा को क्या बनाया गया था, बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। और रुद्र प्रताप देव ने ओरछा नगर की स्थापना की है, ये भी बात आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रुद्र प्रताप सिंह देव। धंगदेव की बात करते हैं तो धंगदेव किस वंश से थे, तो चंदेल वंश से थे, आप सभी को पता है। छत्रसाल बुंदेला को बुंदेला का शिवाजी कहा जाता है, बुंदेलाओं का शिवाजी के नाम से इन्हें जाना जाता है, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, ओरछा में की बात करते हैं तो भैया बेतवा नदी के तट पर है सर, कंचन घाट स्थित है यहाँ पर। फिर उसके बाद करते हैं राम राजा मंदिर है यहाँ पर। फिर कुछ और फैक्ट की बात करते हैं सर, हाल ही में इसे यूनेस्को की सूची में जोड़ने की बात कही गई है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, मध्य प्रदेश में स्थित गोविंदगढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने कराया था। तो देखिए, गोविंदगढ़ के किले की बात हमने जब मध्य प्रदेश की नदियाँ में पढ़ रहा था, उसमें मैंने आपको बिछिया नदी पढ़ाई थी बिछिया नदी। और बिछिया नदी के बारे में मैंने ऐसा बोला था कि बिछिया नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो रीवा शहर स्थित है। और रीवा के पास ही पड़ता है गोविंदगढ़। तो गोविंदगढ़ का किला भी कहाँ पर है, यहाँ भी मेनली कहाँ पर है, तो रीवा में स्थित है। तो जो गोविंदगढ़ के किले का जो निर्माण कराया था उनका नाम था रघुराज सिंह। किसने कराया था, रघुराज सिंह ने कराया था। कब कराया था, 1853 में कराया था। तो यह सभी बात आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रघुराज सिंह। अब हम हमारे अगले प्रश्न पे जाने से पहले हमारे जो लाइव कोर्स चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा लाइव कोर्स चल रहा है जो कि हमारी PSC बाय DC सर की एप्लीकेशन पर लाइव है। कभी आपको इस क्लास को आपको लाइव भी मिल जाएगा, साथ साथ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उपलब्ध है। कभी आप इसे परचेज़ करते हैं तो यकीन मानिएगा आपकी तैयारी में पंख लगने वाले हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके काम का है, साथ साथ आपका जो भविष्य में जो भी आपका सपना है, यह जो हमारा कोर्स है वह पूरा कराने में सक्षम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे ज्वाइन कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये गारंटी है। अगला प्रश्न बोलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक मिनट, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन कौन से हैं। तो देखिए, प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ कौन कौन सा पड़ता है, तो सर सिंगरौली है हमारे यहाँ, जो कि आपने बताया था। यहाँ पर विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है। क्या है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है। और विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र के बारे में यह बात आपने बताई थी कि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। यह बात भी आपने हमें बताई थी। फिर हम बात करते हैं, ठीक है, फिर सतपुड़ा की भी सर आपने बात बताई थी कि सतपुड़ा कहाँ पर
बैतूल के सारणी में स्थित है और यह अमेरिका की सहायता से बनाया गया था, ये भी मैंने आपको बात बताई थी। ठीक है, अमेरिका की सहायता से बनाई गई थी और यह सारणी में स्थित है, तो यह भी प्रमुख ताप विद्युत केंद्र है। फिर अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र जो कि कहाँ पर है, अनूपपुर जिले में है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यह प्रमुख ताप विद्युत केंद्र जो कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, निमाड़ लोक साहित्य परिषद कब अस्तित्व में आई? तो देखिए 19 सितंबर के दिन बनाया जाता है मेनली क्या, निमाड़ क्या बनाया जाता है, निमाड़ी दिवस बनाया जाता है। ठीक है, तो निमाड़ी दिवस कब बनाया जाता है, तो 19 सितंबर 1953 को क्या हुआ था, निमाड़ लोक साहित्य परिषद की स्थापना हुई थी, यानी निमाड़ के साहित्य को बढ़ावा देने के लिए निमाड़ लोक साहित्य परिषद की स्थापना हुई थी। तो इसीलिए 19 सितंबर के दिन क्या बनाया जाता है, निमाड़ी दिवस बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953। अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, क्रांतिकारी राजा मर्दन सिंह का संबंध किससे है? तो मर्दन सिंह की हमने कल भी बात की थी कि भैया बानपुर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुंदेला वंश बानपुर से यह संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लिए जीवन रेखा सिद्ध होगी? तो आप सभी को पता है कि 2021 में 44,605 करोड़ रुपए से केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई थी। इसके द्वारा मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को क्या दिया जाएगा, तो सर पेयजल की व्यवस्था की जाएगी, साथ साथ सिंचाई के लिए लोगों को साधन प्रदान किए जाएंगे। तो इन्हीं सभी उद्देश्य से केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना की सबसे पहले बात 2005 में उठी थी, परंतु मंजूरी 2021 में मिली है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बुंदेलखंड। इसके द्वारा दो नदी हैं, केन और बेतवा, दोनों को लिंक किया जाएगा। लगभग 150 किलोमीटर के समथिंग की एक नहर बनाई जाएगी। नहर के माध्यम से दोनों कनेक्ट किया जाएगा और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को सिंचाई और पेयजल का साधन प्रदान किया जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीधर विष्णु बाकड़कर ने कला भवन की स्थापना कहाँ की गई? श्रीधर विष्णु बाकड़कर ने कला भवन की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं देखता हूँ कि आप व्यक्ति कितना सर्च करते हैं, क्या आप अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हैं। कभी आप सीरियस होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढकर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, नहीं तो यह जो क्वेश्चन है मैं इसे वापस कल के जो हमारी सीरीज़ होगी उसमें ज़रूर से शामिल करूँगा। परंतु मैं देखता हूँ कि आप लोग कितने सीरियस है पढ़ाई के लिए, कितने 2025 के लिए टारगेटेड हैं, क्योंकि हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, डेली आपके लिए सीरीज़ लेके आ रहे हैं। चाहे आप इसे देखें ना देखें, परंतु हमारा जो कर्म है वो हम कर रहे हैं। कभी आप अच्छे से अपना कर्म कर रहे होंगे तो ज़रूर इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अब हम हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन प्रारंभ में किन शासक के दरबार में थे? तानसेन की बात करते हैं तो भैया तानसेन का प्रारंभिक नाम क्या था, रामतनु पांडे था। क्या था, रामतनु पांडे इनका प्रमुख नाम था। और यह रीवा के शासक राजा रामचंद्र के दरबार में थे। किसके दरबार में थे, राजा रामचंद्र के दरबार में थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। फिर क्या होता है कि जो रामतनु पांडे था इनका प्रारंभ में नाम ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य, कौन, ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य द्वारा इन्हें क्या दिया जाता है, तो इन्हें तानसेन की उपाधि दी जाती, यह भी आपको याद रखना है। यह ध्रुपद गायन से संबंधित थे। बाद में यह रामतनु पांडे को राजा रामचंद्र किसको प्रदान कर देते हैं, राजा अकबर को प्रदान कर देते हैं, और यह राजा अकबर के 9 जो उनके रत्न होते हैं उसमें शामिल होते हैं। इनके गुरु का नाम भी याद रखना, पूछ लेते हैं। इनके गुरु का नाम है हरिदास, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। इनका समाधि स्थल कहाँ पर है, तो ग्वालियर में इनका समाधि स्थल है। हर साल यहाँ पर क्या किया जाता है, तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। इनकी कुछ कृतियाँ हमें याद रखनी चाहिए क्योंकि पूछ लेते हैं, जैसे मियाँ का सारंग। मियाँ के सारंग के बाद आपको याद रखना है राग दरबारी आदि। इनकी क्या है, प्रमुख कृतियाँ हैं। इनके बारे में भी आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाने के लिए जानी जाती है? तो मुख्य रूप से भील जनजाति, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती, इसके द्वारा भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो भगोरिया उत्सव है वो फागुन माह में बनाया जाता है,
यानी जब होली आती है यानी फाग का त्यौहार आता है, उस दौरान क्या बनाया जाता है? भगोरिया उत्सव बनाया जाता है। RAS के पेपर में पूछा था कि भील जनजाति द्वारा भगोरिया उत्सव किस माह में बनाया जाता है, और उसमें पूछा था फागुन माह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फागुन माह या मार्च या होली के दौरान क्या बनाया जाता है? मुख्य रूप से भगोरिया उत्सव। मध्य प्रदेश में हम देखेंगे तो झाबुआ, धार, अलीराजपुर आदि क्षेत्रों में क्या बनाया जाता है? तो भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, खजुराहो स्मारक समूह चंदेल वंश द्वारा किस काल में निर्मित कराए गए थे? तो कल भी हमने बात करी थी, 9वीं-10वीं शताब्दी में इन्हें बनाए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 से लेकर 1050 AD के बीच में खजुराहो स्मारक समूह बनाए गए थे, जिसकी प्रारंभिक संख्या 85 थी, वर्तमान में 25 या 23 है। 3 में बांटा गया है सर, पश्चिम में, पूर्व में और दक्षिण में। उत्तर नहीं है, आपको याद रखना है। हिंदू व जैन धर्म का यह क्या है? स्थल है। हिंदू या जैन धर्म के हमें मंदिर देखने को मिलते हैं। पश्चिम में हमें मेनली कंदारी या महादेव देखने को मिलता है। फिर पूर्व में सर हमें पार्श्वनाथ या घटाई मंदिर देखने को मिलता है। दक्षिण में हमें दूलादेव मंदिर देखने को मिलता है। 1986 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। तो देखिए कितने सारे फैक्ट हैं, डेली कवर कर रहे हैं, और साथ में हम देख रहे हैं कि MPPSC ऐसे प्रश्न लगातार पूछ रहा है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? तो देखिए कभी इसमें हम लॉजिक लगाते तो भैया डॉक्टर मोहन यादव की बात आ रही है। तो डॉक्टर मोहन यादव सर अभी मध्य प्रदेश के क्या हैं? वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जो कि दक्षिणी उज्जैन से क्या चुने गए थे? विधानसभा के लिए चुने गए थे। अब इनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पहले मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री रहे थे। ठीक है, उससे पहले उज्जैन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के यहाँ अध्यक्ष रहे हैं, UDC के। ठीक है, तो डॉक्टर मोहन यादव ऐसे थे जो कभी भी लोकसभा में नहीं गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर मोहन यादव। शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं तो अभी वर्तमान में ही लोकसभा में है, और पहले भी लोकसभा में रहे। कहाँ से? विदिशा लोकसभा सीट से। उमा भारती की बात करते हैं तो छतरपुर के पास लोकसभा सीट पड़ती है, वहाँ से छतरपुर के पास से यहाँ कहाँ पर लोकसभा में शामिल हुई थी। फिर दिग्विजय सिंह की बात करते हैं तो दिग्विजय सिंह भी लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। तो आपको याद रखना है डॉक्टर मोहन यादव। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 18वीं लोकसभा में किस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है? तो देखिए अभी हमने यूनिट 5 को कंप्लीट किया है, हमारा जो लाइव सीरीज चल रही है, लाइव कोर्स चल रहा है उसमें, और उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, और साथ में जब हमने उसकी MCQ सीरीज लास्ट में हमने सॉल्व की है, उसमें मैंने यह प्रश्न बनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। साथ साथ एक और मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। यह मंत्रालय भी किनको सौंपा गया है? तो मेनली शिवराज सिंह चौहान को सौंपा गया है। अभी हमारे मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय मंत्री हैं, एक है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और इन्हें संचार मंत्रालय, साथ साथ पूर्व उत्तर जो विकास मंत्रालय वहाँ सौंपा गया है। तो याद रखना कि अभी हमारे यहाँ 2 केंद्रीय मंत्री, 2 मंत्रियों को राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया है, परंतु हम केंद्रीय की बात कर लेते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान को किसान मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दिया गया, और इससे पहले जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री थे वो कौन थे? नरेंद्र सिंह जी तोमर थे। और नरेंद्र सिंह जी तोमर को अभी वर्तमान में क्या बना दिया गया है? तो सर इन्हें मध्य प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। क्या बनाया गया है? विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। तो कितने सारे फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो भैया यहाँ भी हमने जो हमारे लाइव कोर्स चल रहा है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि हमें पता है PSC ने क्या पूछा है, और उसी को देखते हुए हमने पूरा हमारा जो डाटा है या पूरा जो भी हमारा कोर्स है उसे डिज़ाइन किया है। और कोई सा भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो हमारे कोर्स से छूटने वाला है और आने वाली परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो मैंने आपको बताया था कि यह मध्य प्रदेश के 90 राष्ट्रपति रहे, और उनका कार्यकाल था 1992 से लेकर 1997 तक। शंकर दयाल शर्मा जो थे वो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से थे, और भोपाल के पहले मुख्यमंत्री थे। यह भी बात मैंने बताई थी आपको। ठीक है, जब मध्य प्रदेश को ABC भाग में बांटा हुआ था तो भोपाल में एक विधानसभा हुआ करती थी। 1952 में जब चुनाव हुए तो शंकर दयाल शर्मा क्या बने थे? भोपाल के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ये बात मैंने आपको बताई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले टेस्ट सीरीज़ की बात कर लेते हैं। तो भैया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो,
क्योंकि हमने एफएलटी भी बनाई थी, आपने एफएलटी भी लगाई होगी और आपको पता पड़ा होगा कि पूरा एग्ज़ाम बेसिस पे हम क्या बना रहे हैं, आपके लिए एफएलटी बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सभी आपको पढ़ना है अच्छे से और लगातार पढ़ते रहना है। ठीक है, लगातार पढ़ते रहेंगे, लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका भला होना निश्चित है। क्योंकि हमारा जो प्रीलिम्स होता है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, तो एमसीक्यू लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारे प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन पर जाकर आसानी से। अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले प्रथम राज्यपाल कौन है? तो देखिए, आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। एक 1977 के समथिंग, दूसरा 1980 के समथिंग और तीसरा 1992 के समथिंग। 1977 की बात करते हैं तो इस दौरान कौन होते हैं? हमारे राज्यपाल श्री सत्यनारायण सिंह होते हैं। और मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्यामा चरण शुक्ल होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, फिर दूसरी बार लगता है यह 5वीं और 6ठी विधानसभा के मध्य लगता है। फिर दूसरी बार 1980 में लगता है, जब जो हमारे राज्यपाल होते हैं वो कौन होते हैं? भगवत दयाल शर्मा होते हैं। ठीक है, और जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं वो सुंदरलाल पटवा जी होते हैं। भोजपुर विधानसभा सीट के बहुत जाने माने व्यक्ति रहे हैं सुंदरलाल जी पटवा। फिर 1992 में बात करते हैं तो इस दौरान जो हमारे राज्यपाल होते हैं उनका नाम रहता है महमूद अली जी। और इस टाइम भी जो हमारे मुख्यमंत्री वो रहते हैं वो कौन होते हैं? सुंदरलाल पटवा होते हैं। ठीक है, तो हमने बात कर ली कि भैया 3 बार लगा है। पहली बार में सत्यनारायण सिंह थे, दूसरी बार में भगवत दयाल शर्मा थे और तीसरी बार महमूद अली थी। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। बहुत अच्छे फैक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है। कल वापस इस सीरीज को मैं लेके आऊँगा। तो देखिए, चैनल पे बने रहिए और इस सीरीज को डेली आप रोटी की तरह खाइए। जैसा आपके लिए रोटी ज़रूरी है ना, वैसे ही MPPSC 2025 में सिलेक्टेड होने के लिए यह सीरीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मेरा यही मानना है कि इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू देखते रहिए। कभी इसे देखेंगे आप तो यकीन मानिएगा आपका MP से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और इतने अच्छे फैक्ट मैं लगा रहा हूँ कि आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। लिखाने का तरीका अच्छा है, आपको समझाने का तरीका भी आपको अच्छा लग रहा होगा। तो मेरा यही मानना है कि इसके आप नोट्स भी बना लीजिए और डेली रिवीजन करिए। जब यहाँ मेरी जैसे मान लीजिए आज 5वीं क्लास है, 6ठी क्लास जब देखने आओ तो 5वीं क्लास का एक बार रिवीजन कर लो, फिर 6ठी क्लास पे उतरो। तो क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होता जाएगा, फैक्ट आपके साथ कनेक्ट होते जाएंगे। आपको जो यूनिट 10 की चिंता है, यूनिट 2 की चिंता है मध्य प्रदेश की, तो इन जो यूनिट कला संस्कृति और जो कि जनजाति से संबंधित हैं, तो इसके फैक्ट भी इसमें पूरे क्लियर हो रहे हैं। तो मेरा तो भैया यही मानना है कि आप इस सीरीज को पूरा देखिए और फ़ायदा उठाइए। अब हमारे आज के जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भगोरिया त्यौहार हिंदी कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है। दूसरा है मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम कल वापस इस सीरीज़ के साथ आपसे मिलेंगे। कभी आपको हमारा लाइव कोर्स ज्वाइन करना है या हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को आप डाउनलोड कर लीजिए और दोनों में जुड़ जाइए। क्योंकि वहाँ उससे कभी आप उस कोर्स और टेस्ट सीरीज से जुड़ गए तो आपका जो सिलेक्शन है वो 100% है, ये मेरा मानना है। क्योंकि पूरा एनालिसिस बेसिस पर बनाया गया है, टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं। आप जाके एक बार डेमो भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह इसी सीरीज को प्यार देते रहिए। मिलते हैं कल वापस से। धन्यवाद। जय सिया राम। राधे राधे।